क्या तुम जानते हो शिवाजी महाराज कौन थे? हाँ, वो एक बहादुर बादशाह थे जिन्होंने मरहटा सल्तनत कायम की। सवाल ये है कि 17वीं सदी में जब आलमी सतह की बड़ी ताकतों का गलबा था, एक मकामी रहनुमा कैसे तमाम रुकावटों को अबूर करके एक बिल्कुल नई और खुदमुख्तार रियासत खड़ी कर सकता है। इस फ्रांसीसी नक्शे को देखें। ये खाका जाहिर करता है कि रोयोम दु ग्रैंड मोगल यानी मुगलिया सल्तनत जैसी ताकतें इस खित्ते पर काबिज थीं। दक्कन की तरफ ध्यान दें। इन सल्तनतों के दरमियान किसी मरहटा रियासत का निशान मौजूद नहीं था। एक तरफ लाखों की रवायती फौजें और बेतहाशा वसाइल थे और दूसरी तरफ मकामी आबादी थी जो मुकम्मल तौर पर बिखरी हुई थी और जिनके पास जंगी वसाइल की शदीद कमी थी। उनकी कामयाबी की बुनियाद उनका वो जहन था जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी इस मुश्किल जुग्राफिये को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उनकी असल बहादुरी तजीज़ाती थी। वो बखूबी जानते थे कि इतनी बड़ी सल्तनतों को खुले मैदान में रवायती जंग में हराना नामुमकिन है। दक्कन के इस जुग्राफिये पर नजर डालें। ये दुश्वार गुजार और ऊंचे पहाड़ी सिलसिले किसी भी हमला आवर के लिए एक कुदरती और खतरनाक रुकावट थे। इनकी छोटी और तेज रफ्तार फौजी टुकड़ियां अचानक हमला करती और रिवायती फौज के संभलने से पहले तेजी से गायब हो जाती। पहाड़ों पर बने इन किलों को देखें। इन बुलंदियों पर मजबूत फसीलें तामीर करके उन्होंने एक दिफाई नेटवर्क बनाया। इन तंग रास्तों ने दुश्मन की बड़ी ताकत को बेअसर कर दिया, जहां भारी तोपखाना बेबस हो जाता। अपनी मुहिम के इब्तिदाई हिस्से में उनका मकसद महज ज़मीन फतह करना नहीं था, बल्कि दक्कन के इस मखसूस इलाके को बड़ी ताकतों के लिए नाकाबिले तस्खीर बनाना था। मुसलसल बगावत किसी भी सल्तनत की बुनियाद नहीं हो सकती। एक रियासत कायम करने के लिए बाकायदा रियासती निज़ाम की ज़रूरत होती है। उनकी इंतज़ामी काबिलियत की एक वाज़ेह मिसाल आज़ाद मरहटा बहरिया का क़याम है। उन्होंने इस दौर में साहली पट्टी की स्ट्रेटेजिक अहमियत को भांप लिया था, जब बाकी तमाम हुक्मरान सिर्फ ज़मीनी जंगों तक महदूद थे। अंदरूनी तौर पर उन्होंने एक इंतहाई मुनज़्ज़म टैक्स और इंतज़ामी निज़ाम नाफिज किया। उसने दरमियान में मौजूद जालिम जागीरदारों को हटाकर बराह रास्त आम किसानों और आवाम को मुआशी फ़ायदा पहुँचाया। इस इर्तिका का सबसे अहम मोड़ उनकी रस्म ताजपोशी यानी राज्याभिषेक था। ये एक ज़रूरी कानूनी और सफारती कदम था। खुद को छत्रपति यानी आला तरीन खुदमुख्तार बादशाह करार देकर उन्होंने हरीफ सल्तनतों को मजबूर किया कि वो उन्हें एक बागी के बजाय एक जायज़ हुक्मरान तस्लीम करें। यही वो पेचीदा हिकमत अमली और सियासी बसीरत है जिसकी वजह से ये चेहरा आज भी हमारी याददाश्त में महफूज है। राज्य अभिषेक वो लम्हा था जब मरहटा तहरीक एक मकामी मज़ाहमत से एक बाकायदा और खुदमुख्तार रियासत की सूरत इख्तियार कर गई। उनका जुग्राफियाई नतीजा उनकी मौत के बाद सामने आया। ताजपोशी के वक्त महदूद सरहदी लकीरें तेज़ी से फैलती चली गईं और मुग़लों के वसी इलाकों को समू लिया। 18वीं सदी तक मरहटा सल्तनत बरे सगीर की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। इलाकाई फतूहात से हटकर उनकी सबसे गहरी असरअंगेज़ी उनका फ़लसफ़ा स्वराज्य यानी अपनी हुक्मरानी का तसव्वुर था। स्वराज्य ने मकामी आबादी को ये हकीकत समझाई कि वो गैर मुल्की या ख़ानदानी हुक्मरानों के मोहताज नहीं हैं। वो अपनी तकदीर के खुद मालिक हैं और अपनी हुकूमत खुद चला सकते हैं। इसीलिए उनकी याददाश्त उनकी कायम करदा सल्तनत की हदूद से कहीं ज़्यादा तवील साबित हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज वो तारीख़ी नमूना है जो साबित करते हैं कि विजनरी हिकमत अमली और ख़ुद मुख्तारी का अटल मुतालबा किस तरह ताकत का तवाज़न बदल सकता है। देखें, हर बड़ी कहानी की ना एक शुरुआत होती है, एक ऐसा लम्हा, एक ऐसी बुनियाद जिस पर पूरी तारीख़ की इमारत खड़ी हो जाती है। तो आज हम छत्रपति शिवाजी की कहानी की बिल्कुल उसी जड़ तक जाएंगे, ये समझने के लिए कि आखिर इतनी बड़ी सुल्तान तक की तामीर किन उसूलों पर हुई थी। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी मिरास ये शुरू कहाँ से होती है? क्या ये कोई ख़ास वक्त होता है या कोई ख़ास जगह, या फिर वो कदरें जो किसी की शख्सियत बनाती हैं? चले इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक लीडर की बुनियाद की। वो क्या बुनियादी चीज़ें थीं जिन्होंने आप कह लें तारीख का रुख ही मोड़ दिया। हर कहानी का एक वक्त होता है ना? शिवाजी के लिए वो वक्त था साल 1630। ज़रा सोचें, ये वो दौर था जब दक्कन की सल्तनतें कमज़ोर पड़ रही थीं और तारीख एक नए बाब के लिए बिल्कुल तैयार थी। और वक्त के साथ साथ जगह भी तो होती है। ये लम्हा जुड़ा था एक बहुत ख़ास जगह से, शिवनेरी का वो किला जिसे कोई फतह नहीं कर सका था। ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि ताकत और तारीख की एक जिंदा अलामत था। मतलब उनकी पैदाइश के लिए इससे बेहतर पस मंज़र क्या हो सकता था।
तो ये देखें, वक्त और जगह दोनों एक साथ मिल गए। 1630 और शिवनेरी का किला। बस यहीं से एक ऐसी जिंदगी का सफर शुरू हुआ जो तारीख बदलने वाली थी। यही दो चीजें मिलकर उनकी कहानी की बुनियाद बनती हैं। लेकिन क्या सिर्फ सही वक्त और सही जगह पर होना काफ़ी है? नहीं, एक लीडर का किरदार तो उसकी तरबियत से बनता है ना? तो आइए देखते हैं कि वो क्या असरात थे जिन्होंने शिवाजी को वो लीडर बनाया जिसे आज दुनिया जानती है। उनकी ज़िंदगी में जो सबसे अहम शख्सियत थी और जो उनकी पहली उस्ताद भी थी, वो थी उनकी वालदा जीजाबाई। और इनका असर सिर्फ एक माँ जैसा नहीं था, बल्कि यूँ समझें कि वो एक लीडर को तराश रही थी। जी हाँ, जीजाबाई सिर्फ एक माँ नहीं थी, वो तो उनके किरदार की मेमार थी। उन्होंने ही शिवाजी की शुरू की तालीम और तरबियत में सबसे अहम यानी मरकजी किरदार अदा किया और उनके मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। तो सवाल ये है कि उन्होंने सिखाया क्या? दो बुनियादी सुतून। पहला, बहादुरी, यानी किसी भी मुश्किल से घबराना नहीं, डट कर मुकाबला करना है। और दूसरा, अच्छे अखलाक, मतलब इंसाफ और ईमानदारी के साथ हुकूमत करनी है। बस यही दो उसूल थे जो उनकी तरबियत का मरकज़ थे। और ये तरबियत इतनी अहम थी कि हमारा माखिज़ भी इसे बिल्कुल सीधे अल्फाज में बताता है। उनकी वालदा जीजाबाई ने इन्हें बहादुरी और अच्छे अखलाक सिखाए। बिल्कुल साफ बात। और यही वो बुनियाद थी जिस पर उनकी पूरी की पूरी मीरास खड़ी हुई। तो जब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, वक्त, जगह और तरबियत, तो हमें एक बहुत बड़ी मीरास के बीज साफ नजर आने लगते हैं। तो हासिल कलाम क्या है? एक अजीम मीरास के जो बुनियादी अज्जा हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। सही वक्त यानी 1630, सही जगह यानी शिवनेरी का किला, और सही तरबियत जो बहादुरी और अच्छे अखलाक पर मबनी थी। बस ये तीनों चीज़ें मिलकर एक लीडर की पैदाइश की कहानी को मुकम्मल करती हैं। शिवाजी महाराज, ये नाम सुनते ही तारीख के कितने ही वाक़यात जहन में आ जाते हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि एक सल्तनत का बानी बनने से पहले वो थे क्या? सिर्फ एक नौजवान? तो चलिए आज हम ज़रा पर्दा हटाकर देखते हैं कि आखिर वो कौन से इब्तदाई साल थे जिसने एक आम लड़के को एक लेजेंडरी जंगजू में तब्दील कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक अजीम जंगजू बनता कैसे है? क्या ये बस किस्मत का खेल है या उसके पीछे कोई गहरी सोच, कोई मंसूबाबंदी होती है? शिवाजी की कहानी हमें बताती है कि ये किस्मत से कहीं बढ़कर तरबियत और सही रहनुमाई का नतीजा था। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो आइए सबसे पहले उस बुनियाद को देखते हैं जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ, एक लीडर का आगाज। यही वो बीज बोए गए थे जिनसे मुस्तकबिल में एक पूरी सल्तनत का दरख्त उगना था। देखें, तारीख में कोई भी लेजेंड ऐसे ही नहीं बन जाता। हर अजमत के पीछे तैयारी, मेहनत और एक वाज़े मकसद की कहानी छुपी होती है। और शिवाजी के मामले में भी ये सफ़र उनके बचपन में ही शुरू हो चुका था, एक ऐसे वक्त जब मुस्तकबिल का किसी को कुछ पता नहीं था। और जाहिर है इस सफ़र पर कोई भी अकेला नहीं चलता, हर हीरो को एक रहनुमा की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए अब कहानी के उस अहम किरदार की तरफ चलते हैं, वो उस्ताद जिसने एक नौजवान शहजादे की तकदीर को एक नई शक्ल दी। एक ऐसा रहनुमा जो सिर्फ किताबी बातें ना सिखाए बल्कि ज़िंदगी गुजारने का हुनर सिखाए। शिवाजी की कहानी में ये किरदार शायद सबसे अहम था, एक ऐसा शख्स जिसके बगैर शायद तारीख का रुख ही कुछ और होता। और हमारा माखज़ हमें उस शख्स का नाम बताता है। उनके उस्ताद थे दादाजी कोंडेदीव। ये नाम याद रखने वाला है क्योंकि ये सिर्फ एक उस्ताद का नाम नहीं, ये उस मेमार का नाम है जिसने एक सल्तनत की बुनियाद तैयार की। दादाजी कोंडदेव सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो एक रहनुमा थे, एक स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने शिवाजी को सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया, बल्कि ये सिखाया कि तलवार कब और क्यों उठानी है। असल में उन्होंने शिवाजी के किरदार और सोच को बनाया और यही चीज़ आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अच्छा, एक अजीम उस्ताद का होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तक शागिर्द खुद मेहनत ना करे बात नहीं बनती। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे अहम स्तून की तरफ, यानी बचपन की वो सख्त ट्रेनिंग जिसने एक शहजादे को मैदान जंग का सिपाही बना दिया। और यहाँ हमें एक और दिलचस्प हकीकत पता चलती है। माखज़ कहता है उन्होंने बचपन से ही जंगी तरबियत हासिल की। ज़रा इस बात पे गौर करें, ये कोई शाही महल में दी जाने वाली आम तालीम नहीं थी,
ये तो शुरू से ही एक जंगजू को तैयार करने का पूरा मंसूबा था। ये टाइमलाइन हमें साफ साफ दिखाती है कि जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे, तब एक नौजवान शहजादा तलवारबाजी और घुड़सवारी की मशक कर रहा था। उनकी परवरिश एक खास मकसद के तहत हो रही थी। हर दिन, हर सबक उन्हें आने वाली बड़ी जंगों के लिए तैयार कर रहा था। तो ये सिर्फ कोई जिस्मानी मशक नहीं थी, ये तो सीधा सीधा तकदीर की तैयारी थी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई कारीगर एक पत्थर को तराश कर एक शाहकार बना रहा हो। एक ऐसा लीडर तैयार किया जा रहा था जो ना सिर्फ लड़ना जानता हो, बल्कि एक पूरी कौम की क़ियादत करना भी जानता हो। तो अब हमारे पास कहानी के दो अहम टुकड़े हैं, एक ज़हीन उस्ताद की रहनुमाई और बचपन से ही सख्त तरबियत। आइए अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि इनसे मुस्तकबिल की एक अजीम सल्तनत की बुनियाद कैसे तैयार हुई। तो ये है वो फॉर्मूला, एक तरफ उस्ताद की दी हुई हिकमत और विजन, और दूसरी तरफ बचपन से हासिल की गई अमली महारत और ताकत। इनमें से एक के बगैर दूसरा बिल्कुल अधूरा था। हिकमत के बगैर ताकत तबाही मचाती है और ताकत के बगैर हिकमत बेबस होती है। और यही वो दो चीजें थीं जो मिलकर एक तूफान बन गईं। एक उस्ताद की हिकमत और एक शागिर्द की जंगी महारत। यही वो जादुई मिलाप था जिसने एक नौजवान को शिवाजी महाराज बनाया और तारीख का धारा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हमने ये तो देख लिया कि एक जंगजू कैसे बनता है, रहनुमाई और तरबियत के संगम पर। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असल सवाल तो ये है कि बचपन में सीखे गए ये सबक एक बिखरी हुई कौम को जोड़कर एक अजीम सल्तनत की शक्ल कैसे देंगे। ये वो कहानी है जो तारीख के अगले औराक में लिखी जानी थी। कभी सोचा है कि एक छोटी सी फौज एक बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर सल्तनत को कैसे टक्कर दे सकती है? इस सवाल का जवाब ना एक ही नाम में छुपा है, शिवाजी। आइए आज उनकी इसी ज़हीन जंगी हिकमत अमली को जरा गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो सारी कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से, शिवाजी ने गुरिल्ला जंगी हिकमत अमली इस्तेमाल की। देखें, ये सिर्फ एक जंगी चाल नहीं थी, अरे नहीं, ये तो उनकी कामयाबी का असल राज था, वो राज जिसने तारीख का धारा ही बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये हिकमत अमली आखिर काम कैसे करती थी? मतलब मैदान जंग में होता क्या था? बिल्कुल ऐसे, वो दुश्मन पर अचानक हमला करते और फौरन वापस आ जाते। यही तो कमाल था, रफ्तार, सरप्राइज और जहानत, इन तीनों चीज़ों का ऐसा मिक्सचर था जिसने इस हिकमत अमली को इतना खतरनाक बना दिया था। तो बार बार ये लफ्ज़ आ रहा है, गुरिल्ला जंग। आखिर ये है क्या चीज़? चलिए ज़रा इसको बिल्कुल शुरू से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, गुरिल्ला जंग को ना छापामार जंग भी कहते हैं, और ये समझें कि ये कमज़ोर की ताकत है। यानी ये एक ऐसी जंगी चाल है जिसमें छोटे छोटे बहुत तेज़ रफ्तार फौजी दस्ते एक बहुत बड़ी और अक्सर सुस्त फौज से टक्कर लेते हैं। उनका असल हथियार तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि अचानक हमला करना, घात लगाकर बैठना और दुश्मन को थका थका कर ख़त्म कर देना होता है। अब जरा इन दोनों तरीकों में फर्क देखें। एक तरफ है रिवायती जंग, यानी बड़ी बड़ी फौजें आमने सामने आकर लड़ती हैं, और दूसरी तरफ है ये गुरिल्ला हिकमत अमली जो पूरी तरह रफ्तार, फुर्ती और सीधे साधे हिट एंड रन यानी मारो और भागो के असूल पर चलती है। तो ये ताकत का खेल नहीं, बल्कि सरासर जहानत का खेल है। चलें अब इस हिकमत अमली के सबसे अहम हिस्से को देखते हैं, यानी हमला और पसपाई। आखिर ये होता कैसे था? देखें, ये पूरी हिकमत अमली सिर्फ दो बहुत सादा लेकिन बहुत ही मौसर कदमों पर खड़ी है। पहला कदम, अचानक हमला, ऐसा हमला कि दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले, पूरी ताकत से वार करना। और फिर फौरन दूसरा कदम, यानी फौरी वापसी, इससे पहले कि दुश्मन को समझ पाता और जवाबी हमला करता, तेजी से निकलकर किसी महफूज जगह पहुंच जाना। तो इस सब का मकसद क्या था? मकसद ये नहीं था कि एक ही वार में दरख्त गिरा दिया जाए, नहीं, बल्कि हजारों छोटी छोटी चोटें मारकर उसे अंदर से कमजोर करना था। ये एक ऐसी जंग थी जो दुश्मन को जिस्मानी तौर पर तो थकाती ही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसे ज़हनी तौर पर थका देती थी, उसके हौसले तोड़ देती थी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, आखिर ये हिकमत अमली इतनी कामयाब क्यों थी? मतलब इसमें ऐसी क्या खास बात थी कि एक छोटी सी फौज इतनी बड़ी ताकत के सामने डट जाती थी? इसके फायदे तो कमाल के हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि ये दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी बड़ी तादाद को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसकी सुस्त रफ्तारी में बदल देती है।
फिर ये दुश्मन पर एक जबरदस्त नफ्सियाती दबाव डालती है। उसे हर वक्त यही डर लगा रहता कि पता नहीं अगला हमला कब और किस तरफ से हो जाए। और जाहिर है इससे छोटी फौज का अपना नुकसान कम से कम होता है। और सबसे बड़ी बात, वो जंग अपनी मर्जी की जगह और अपने वक्त पर लड़ती है, यानी खेल के उसूल वही तय करते हैं। तारीख कैसे बनती है? सिर्फ बड़ी जंगों या वाकयात से नहीं, कभी कभी तारीख सिर्फ चंद ताकतवर अल्फाज से भी बन जाती है। आज हम ऐसे ही दो जुमलों को समझेंगे जिन्होंने एक हुक्मरान की तकदीर ही बदल दी और एक सल्तनत की बुनियाद रख दी। तो हमारा सफर शुरू होता है इस एक जुमले से। ये अल्फाज जो है ना, ये सिर्फ तारीख का एक वाकया नहीं बता रहे, बल्कि एक ऐलान है, एक दावा है जिसमें ताकत, फख्र और एक नए दौर का आगाज छुपा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि इस ऐलान के पीछे असल कहानी क्या है? आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? चलें इसको ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये अल्फाज इतने अहम क्यों हैं। अच्छा, किसी भी बड़ी कहानी की तरह ना इसकी भी एक जगह है और एक वक्त है। तो आइए पहले इस जुमले के इन्हीं दो अहम हिस्सों को अलग अलग देखते हैं, कब और कहाँ, क्योंकि तारीख में यही छोटी छोटी तफसीलात ही तो असल कहानी बताती हैं। साल 1674 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, जरा सोचें, ये वो लम्हा है जब पूरे खित्ते की सियासी बिसात हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बरसों की जो जिद्दोजहद थी ना, उसका नतीजा इस साल एक नई, बिल्कुल आज़ाद सल्तनत के बाकायदा ऐलान की सूरत में सामने आया। तो ये एक तरह से एक नए दौर का नुक्ता आगाज था। और फिर मकाम रायगढ़, ये कोई आम सा किला नहीं था, ये तो समझे कि एक नाकाबिले तस्खीर पहाड़ी किला था जो ताकत, हिफाजत और आज़ादी की एक जीती जागती अलामत था। तो इस जगह का इंतखाब करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैगाम था कि ये सल्तनत किसी के ताबे नहीं रहेगी। ठीक है, तो वक्त और जगह की बात तो हो गई। अब चलते हैं इस तकरीब के दिल में, यानी वो अमल जिसने असल में सब कुछ बदल के रख दिया। लफ्ज़ है राज्याभिषेक। अब ये सिर्फ ताज पहनने की रस्म नहीं है, ये एक बहुत पुरानी, एक वैदिक रस्म है जो एक लीडर को कानूनी और आप कह लें रूहानी तौर पर एक खुदमुख्तार हुक्मरान में बदल देती है। तो ये सिर्फ एक तकरीब नहीं है, ये एक मुकम्मल तब्दीली है, एक लीडर का एक बादशाह के तौर पर नया जन्म। और इस पूरी शानदार तकरीब का नतीजा क्या निकला? वो ये है, वो एक अजीम हुक्मरान बन गए। बिल्कुल साफ और सीधा जुमला, कोई अगर मगर नहीं, बस एक हतमी ऐलान कि तब्दीली अब मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन अजीम हुक्मरान बनने का असल मतलब क्या था? ये सिर्फ एक खूबसूरत सा टाइटल नहीं था, इसके पीछे बहुत गहरे मानी छुपे हुए थे। देखें, एक अजीम हुक्मरान होने का मतलब तीन चीजें थीं। पहली, मुकम्मल खुद मुख्तारी, यानी किसी बैरूनी ताकत के सामने जवाबदेह ना होना। दूसरी, अपने लोगों पर मुकम्मल इख्तियार। और तीसरी और शायद सबसे अहम, एक ऐसी विरासत छोड़ना जो आने वाली नस्लों को भी मुतासिर करे। तो इस तब्दीली को यूं समझें कि ताजपोशी से पहले वो एक बहुत बाअसर रहनुमा थे, लेकिन ताजपोशी के बाद वो एक खुद मुख्तार हुक्मरान बन गए। उनका असर और रसूख अब एक रस्मी और कानूनी इख्तियार में बदल चुका था। ये एक गोरिल्ला लीडर से एक बादशाह तक का सफर था जो यहाँ आके मुकम्मल हुआ। तो इन दो छोटे से जुमलों से हमने क्या सीखा? जब हम इन सब चीज़ों को जोड़ते हैं ना, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है कि कैसे एक लम्हा एक लाजवाल विरासत बन जाता है। असल बात यह है कि कभी कभी तारीख का धारा सिर्फ एक दिन में बदल सकता है। एक रस्मी तकरीब अगर वो सही वक्त और सही जगह पर की जाए ना, तो वो सिर्फ एक शख्स की हैसियत नहीं बदलती, बल्कि एक पूरी कौम की तकदीर और एक पायदार विरसे की बुनियाद रख सकती है।